नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। बीपी सिंह टाइगर जी, क्लास में उछल कूद हो रही है, क्यों हो रही है? होने तो अच्छी बात है ना, क्लास में तो उछल कूद होनी चाहिए। राजू राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब समझिए, यहां पर देखिए, पहले तो हम जो तुम्हारा गृह कार्य है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सुनील यादव जी, क्यों नहीं पढ़ाएंगे हिंदी का सिलेबस पूरा? बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं घबराएं, सिलेबस पूरा होगा, ठीक है ना। देखो, अब तालव्य वर्णों को समझाएं। तालव्य वर्ण कौन से होते हैं, किन्हें कहते हैं तालव्य वर्ण? जिनके उच्चारण में जिह्वा किसका स्पर्श करती है? तालु का स्पर्श करती है, उन्हें क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। अब तालव्य वर्ण होते कौन से हैं, ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। जो तालव्य वर्ण होते हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? तो तालव्य वर्णों में आते हैं ई या दीर्घ ई, चवर्ग। स्वरों में तो क्या आएंगे? ई या ई, और चवर्ग आएगा। चवर्ग में कौन कौन से आते हैं इसका भी विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से समझना। चवर्ग में कौन कौन से आ जाएंगे? च छ ज झ य, तो ई या ई चवर्ग। और इसके बाद में क्या आएंगे? अंतस्थ में य और ऊष्म में स, तो ई या ई तो स्वरों में होंगे। व्यंजनों में क्या क्या आ जाएंगे, समझना ध्यान से। चवर्ग, अंतस्थ का य और ऊष्म का सा आ जाता है, तो ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? तालव्य वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा किसकी ओर संपर्क करती है, किसको स्पर्श करती है? तालु की। ई ई च, तो ये चवर्ग हुआ, या हुआ, सा हुआ, इनके उच्चारण में जीवा तालु की ओर जाती है, इसलिए इनको तालव्य वर्ण कहते हैं। आगे देखिए मूर्धन्य वर्णों को। मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं? मूर्धा कहां होती है? तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि ये दांत होते हैं, इनके ऊपर मसूड़े होते हैं, जस्ट ऊपर चिकना स्थान तालु है, और इससे मसूड़े से लेके और तालु तक का जो खुरदरा स्थान है उसे कहते हैं मूर्धा। तो मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आएंगे री, स्वरों में तो क्या आएगा? री, और टवर्ग, टैठ, डैढ, ण, ऋटुरसाड़ा मूर्धा, रे और मूर्धन्य से, इनका कहां से होता है उच्चारण? मूर्धा से होता है। इनको क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, समझना। अब आगे तो री, टवर्ग, रे और से ने कहां से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। न वर्ण के उच्चारण में किन किन उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान से समझना। न वर्ण के उच्चारण में किस किस उच्चारण स्थान का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, सबसे पहला वर्तस्य। कौन सा होता है? पहला वर्तस्य। दूसरा कौन सा होता है? दंत्य। तीसरा कौन सा होता है? नासिका। वर्तस्य का मतलब होता है मसूड़ा, जिसके उच्चारण में किसका प्रयोग किया जाए? मसूड़े का, उसको क्या कहते हैं? वर्तस्य कहते हैं। तो देखिए, न वर्ण के उच्चारण में मसूड़े का प्रयोग भी किया जाता है। वर्तस्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? र है, न है, ल है, सा है, जा है, ये वर्तस्य वर्ण कहलाते हैं। और दंत्य में तो आपको अच्छे से पता है, तुलसा नाम दंत्य, तो तवर्ग किस में आता है? दंत में आता है, तैथ, दैध, ने। और पंचम वर्ण नासिक, जो पंचम वर्ण होते हैं इनको नासिका से भी बोला जाता है। इस प्रकार से इसके उच्चारण स्थान कौन से हो गए? 3 हो गए, बहुत ध्यान रखना है। आगे समझिए, वर्तस्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो वर्तस्य वर्णों में कौन कौन से आते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। वर्तस्य वर्ण होते हैं रा है, ना है, ला है, सा है, जा है। ये 5 वर्ण क्या कहलाते हैं? वर्तस्य वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्तस्य वर्ण कहलाते हैं। इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। समझ में आ गया, नहीं आया? इनको वर्तस्य वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में जीवा मुख्य रूप से किसका स्पर्श करती है? मसूड़े का।
इसलिए इनको वर्तस्य वर्ण कहते हैं। यदि ऊपर के होंठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी? तो इसकी बात हम कल भी कर चुके थे, आज भी बहुत ध्यान से समझना। जैसे यदि ऊपर के होंठ को काट दिया जाए तो किस वर्ण के उच्चारण में असुविधा होगी? वह में या बा में? तो वह में तो ऊपर का होंठ काम ही नहीं आता, तो यहां कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा ब, क्योंकि बा के उच्चारण में ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ दोनों काम आते हैं, लेकिन वह के उच्चारण में नीचे का होंठ और ऊपर के दांत काम आते हैं, इसलिए सही उत्तर इसका क्या होगा? बा होगा। सभी के लिए है दीपिका जी ये, ठीक है ना, विषय ध्यान रखना। आगे समझिए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, तो उच्चारण स्थानों की बात हम कर चुके थे। आज कोशिश करेंगे कि हमारा शब्द वर्ण विचार का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाए, ठीक है ना। आज क्या हो, वर्ण विचार का टॉपिक पूरा हो जाए। कैसे होगा? प्रशांत जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, भगवान करे आप हमेशा उन्नति करें, आगे बढ़ते रहें। बहुत अच्छा, बहुत खुशी की बात है। अब देखो यहां पर समझिए इसमें ध्यान से। मैंने कहा कि उच्चारण स्थानों के बारे में हम कल बात कर ही चुके। अब आगे जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? बहुत ध्यान से समझना। यहां ड और ढा की पहचान की बात करेंगे। किसकी? ड और ढा की पहचान की। ड और ढा की पहचान के विशेष नियम। ड और ढा की पहचान के विशेष नियम। अब देखो एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि कब ड और ढ के नीचे बिंदी का प्रयोग किया जाता है और कब नहीं किया जाता। ये बहुत बड़ी क्या होती है? कंफ्यूजन होती है। तो ड और ढा की पहचान के जो विशेष नियम हैं, इनको बहुत ध्यान से समझना, ध्यान देना। इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इनमें होती है। कैसे पहचानोगे कि कब ड और ढा के नीचे बिंदी आएगी, कब नहीं आएगी? तो मैं इसको ध्यान से समझना, बहुत विस्तार से समझा रहा हूं, ध्यान देना। धन्यवाद देवलक्ष्मी जी। यहां समझिए ड और ढ की पहचान के नियम। तो ड और ढ की पहचान के कितने नियम होते हैं? 5 नियम होते हैं। जिन 5 नियमों को आप बड़े ध्यान से समझना। बिल्कुल देखो, मैं रोज बताता हूं, रोज बताने की मुझे आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है उन सभी के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। चाहे वो 6ठी क्लास से लेके 12वीं तक की क्लास हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए उपयोगी होती है। तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब देखो यहां पर पहला, यदि ड और ढ का प्रयोग कहां हो जाए? यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए, यदि ड और ढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए, प्रारंभ में हो जाए, तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती या बिंदु नहीं लगता। तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। ड और ढ की पहचान के विशेष नियमों में सबसे पहला नियम लिखा मैंने, सुनिए इसमें, यदि इनका प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। तो ड और ढ अगर शब्द के प्रारंभ में आ रहे हैं तो इनके नीचे बिंदी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। जैसे मैंने यहां लिखा, जैसे डमरू है, डमरू है, ढोलक है, ढपली है, डोर है। तो डमरू है, ढोलक है, ढक्कन लिख सकते हैं इसी में, ढक्कन इत्यादि। अब इनके नीचे बिंदी क्यों नहीं आई? क्योंकि इनका प्रयोग कहां किया जा रहा है?
शब्द के प्रारंभ में। तो किसी शब्द के प्रारंभ में डा और ढा आ जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, इसका दूसरा नियम क्या है, यदि ड और ढा से पहले, यदि ड और ढा से पहले क्या आ जाए, अनुस्वार आ जाए, यदि ड और ढा से पहले क्या आ जाए, अनुस्वार आ जाए, तो इनके नीचे, किनके नीचे, डे डे के नीचे, इनके नीचे बिंदी नहीं लगती, बिंदी नहीं लगती। यदि ड और ढा से पहले क्या आ जाए, अनुस्वार आ जाए, तो इनके नीचे क्या नहीं लगती, बिंदी नहीं लगती। बहुत ध्यान से समझना, जैसे ध्यान देना, इसमें ध्यान से समझना। जैसे मैंने यहां पर लिखा पंडा, डंडा, पांडाल, चांडाल, प्रकांड, खंड इत्यादि। अब इनमें देखिए ध्यान से समझना, डा और डा से पहले क्या आ रहा है, अनुस्वार आ रहा है। डा और डा से पहले अनुस्वार आ रहा है तो इनके नीचे बिंदी आएगी क्या, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि इनसे पहले अनुस्वार आ रहा है। इनसे पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। बहुत ध्यान से समझना। तो जैसे पंडा है, डंडा है, पांडाल है, चांडाल है, प्रकांड है, खंड है, तो इनसे पहले क्या आ रहा है, इनसे पहले अनुस्वार आ रहा है। तो अनुस्वार आ रहा है तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग होगा क्या, बिल्कुल कुलदीप जेलदार जी ट्रिक के साथ ही बता रहा हूं मैं। ये वो बात बता रहा हूं जो कभी आपने किताबों में नहीं पढ़ी होगी, लेकिन परीक्षा में यहां से प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो। तो यदि ड और डा से पहले क्या आ जाए, अनुस्वार आ जाए, तो इनके नीचे क्या नहीं लगती, बिंदी नहीं लगती। तो पंडा में डे से पहले अनुस्वार है, यहां भी अनुस्वार है, तो इनसे पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान से समझो, आगे समझो। इसमें तीसरा नियम, और तीसरा नियम क्या कहता है, यदि ड और ढा से पहले, यदि ड और ढा से पहले क्या आ जाए, अधूरा पंचम वर्ण आ जाए, यदि ड और ढा से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती, तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। तो क्या आ जाए, ध्यान रखना, बड़े ध्यान से समझना है। यदि डे और डे से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं लगती। कैसे, जो भी आपने अनुस्वार लिखे हैं वो अनुस्वारों का ही क्या बनता है, पंचम वर्ण बनता है। अनुस्वार का ही क्या बनता है, पंचम वर्ण बनता है। कैसे बनेगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा जैसे पंडित। अब हम पंडित ऐसे नहीं लिख सकते क्या, तो डे से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा। इसी प्रकार मैंने यहां पर लिखा पंडा, डंडा, प्रकांड, खंड, चांडाल। तो डे और डे से पहले क्या आ जाए, अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी लगती है क्या, नहीं लगती। विषय ध्यान रखना, अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे समझिए इसके बाद में। तो तीसरा नियम क्या कह रहा है, सबसे पहला नियम कह रहा था कि यदि किसी शब्द के प्रारंभ में
ड और ढ का प्रयोग हो जाए तो इनके नीचे किसका प्रयोग नहीं किया जाता, बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा नियम कह रहा है यदि ड और ढ से पहले क्या आ जाए, अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा नियम कह रहा है यदि ड और ढ से पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे समझो इसमें। अगला चौथा नियम क्या कह रहा है, चौथा नियम क्या कह रहा है, यदि ड और ढ का प्रयोग, यदि ड और ढ का प्रयोग तत्सम शब्दों, तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए, यदि ड और ढ का प्रयोग तत्सम अथवा संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। तो इनसे क्या कहा जा रहा है यहां कि यदि ड और ढ का प्रयोग तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे किसका प्रयोग नहीं किया जाता, बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ध्यान देना इसमें, जैसे मैंने लिखा षड, षडानन, तो षड है, षडानन है, षडऋतु, षडऋतु, इस प्रकार से। तो इनका भी आपको विषय ध्यान रखना है, ये तो हलंत है तो इसमें तो वैसे नहीं आएगा। तो षड है, षडानन है, ये षडानन पूछा गया था परीक्षा में, षडानन में ड के नीचे बिंदी लगा दी जो गलत थी। बिंदी आएगी क्या, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये किसका शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। षट धन आनन षडानन, षडानन मतलब छह है आनन जिसके कार्तिकेय के लिए प्रयोग किया जाता है, इस वजह से बिल्कुल षड्यंत्र भी इसी में आ जाएगा। षड्यंत्र, षट धन यंत्र क्या हो जाएगा, षड्यंत्र हो जाएगा। षड्यंत्र भी इसमें आ सकता है, षट धन यंत्र षड्यंत्र हो जाएगा इत्यादि। तो क्या कहा जाएगा कि यदि ड और ड का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाएगा तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, इनके नीचे बिंदी नहीं आती है, विशेष ध्यान रखना। गुलशन कुमार जी, हर कोई भी एग्जाम, ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती हो, हर एग्जाम के लिए उपयोगी है हिंदी, कोई एक फिक्स थोड़ी है। हर किसी एग्जाम को लेके पढ़ा रहा हूं, चाहे वो 6ठी से लेके 12वीं तक का हो, वो किसी भी कंपटीशन का हो, सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या हो गया, चौथा नियम। तो ड ढ का प्रयोग तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। और इसका अंतिम जो नियम है पांचवा, वो क्या कहता है, यदि ड और ढ का प्रयोग, यदि ड और ढ का प्रयोग किसमें हो जाए, विदेशी भाषा, विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो, विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान देना।
इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें। तो यदि ड और ड का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आएगी, क्योंकि ड और डा के नीचे बिंदी का जो नियम है वो किसने बनाया है, ये किसने बनाया था, किसने बनाया है, हिंदी ने, ठीक है ना, तो इसलिए इसमें प्रयोग नहीं होगा। तो जैसे जैसे समझना, जैसे एक शब्द लिखा मैंने रोड, अब इस शब्द रोड शब्द में जैसे मैंने यहां पर लिखा रोड, अब ये रोड शब्द किसका है, अंग्रेजी भाषा का या हिंदी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ROAD रोड, रोड अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो इसमें ड का प्रयोग हो रहा है तो इसके नीचे बिंदी का प्रयोग होगा क्या, नहीं होगा। मैंने लिखा लाउड, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, क्राउड अंग्रेजी भाषा का शब्द है, प्राउड अंग्रेजी भाषा का शब्द है, तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग होगा क्या, नहीं होगा, इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसके शब्द हैं, विदेशी भाषा के शब्द हैं, और विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग अगर हिंदी में हो रहा है तो उनमें ड आने पर बिंदी नहीं लगेगी, हिंदी के शब्दों में ड के नीचे बिंदी लगाई जाएगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बिल्कुल साउंड भी इसमें आ जाएगा, लाउड है, क्राउड है, प्राउड है, साउंड भी इसमें आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, साउंड है इत्यादि। से पहले तो पंचम वर्ण भी आ रहा है इसलिए भी नहीं आएगा, और अंग्रेजी भाषा का शब्द है इसलिए भी नहीं आएगा। अब ध्यान देना, आगे आराम से समझना। देखो मैंने एक शब्द लिखा यहां पर, जैसे भीलवाड़ा, बहुत ध्यान से समझना, एक शब्द लिखा मैंने भीलवाड़ा और एक शब्द मैंने लिखा रोड, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी बात है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है ना। आगे देखो भीलवाड़ा, अब भीलवाड़ा के लिए क्या लिखेंगे, अब इस ड के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, आर का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, ड आ रहा है, और ड किसका बनता है, आर का, ड के नीचे बिंदी आ गई तो ये क्या बनेगा, आर, और अगर इसके नीचे बिंदी नहीं आ रही तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, बिंदी नहीं आ रही तो इसके लिए डी आएगा। तो इसको देखो थोड़ा ध्यान से समझना, एक तो मैंने लिखे डेड है और एक मैंने क्या लिख दिए, अड और अड, समझना इसको। तो अगर इनके नीचे बिंदी नहीं आ रही तो इनके लिए डी और डीएच प्रयोग होगा, और अगर इनके नीचे बिंदी आ गई तो यहां आर और आर एच होगा। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो यदि ड और ड के नीचे बिंदी नहीं आ रही तो उनके लिए डी और डीएच प्रयोग करेंगे, अगर उनके नीचे बिंदी आ गई तो उनके लिए आर और आर एच प्रयोग करेंगे। विशेष ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो डी और डीएच कब आया, जब इनके नीचे बिंदी नहीं, इनके नीचे बिंदी आ गई तो ये आर आर एच हो गई। जैसे कि भीलवाड़ा में क्या लिखा, आर लिखा नहीं लिखा, और रोड में ड के लिए क्या प्रयोग किया, डी प्रयोग किया। इसी प्रकार ध्यान से समझिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा गढ़, अब इस गढ़ शब्द को आप किस में लिखोगे, ध्यान से समझना, इस गढ़ शब्द को हिंदी में लिखोगे तो बिंदी आएगी, इसको अंग्रेजी बनाओगे तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी। जैसे भरतपुर का प्रसिद्ध किला है, क्या नाम है, लोहागढ़, क्या नाम है, लोहागढ़। भरतपुर के किले को क्या कहा जाता है, लोहागढ़ कहा जाता है। तो इसमें मैं देखो लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, मैंने यहां पर लिख दिया लोहागढ़। अब इसके नीचे बिंदी आ रही है, नहीं आ रही, बिंदी आ रही है। अब बिंदी आ रही है तो इसको कैसे लिखेंगे, LOHA GARH। अब इस ड के कारण, इस अड के कारण इसको क्या कहा गया, RH लिखा गया। अगर डैड है के नीचे बिंदी नहीं आ रही तो उनको डैड है बोलेंगे, इनके नीचे बिंदी लग गई तो इनका उच्चारण भी बदल जाएगा और इनको क्या लिखेंगे, अड और अड।
क्या बोला जाएगा, अड और अड बोला जाएगा, अड अड। ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो यहां पर अड के लिए क्या आया, आर एच, और ड होता तो डी आता, ढ होता डी एच आता, बिंदी लग गई तो इसका क्या हो जाएगा, डी एच ना होकर आर एच हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे बिंदी आ रही है। तो ये बात भी आपको विशेष ध्यान रखना, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से समझिए। तो इसके 5 नियम हैं, पांचों नियम आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो हिंदी वर्णमाला में कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सुनो भैया, 5 नियम में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला नियम, यदि डैढ का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती। डैढ से पहले अनुस्वार आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती। इनसे पहले अधूरा पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती। यदि इनका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती। यदि इनसे पहले या इनका प्रयोग तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती। ये 5 नियम ध्यान रखने हैं। अगर इनके नीचे बिंदी आ रही है तो डा के लिए और ढा के लिए बिंदी नहीं आ रही है, डै के नीचे, तो डै के लिए डी और ढा के लिए डीएच आएगा। इनके नीचे बिंदी आ गई तो उच्चारण इनका अड और अड हो जाता है, अड के लिए आर और अड के लिए आर एच हो जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तत्सम का कैसे पता लगाते हैं, यदि ड और डा आराम से पता लगेगा। तत्सम तद्भव तो बहुत आसान है, उसके कुछ नियम होते हैं। 9 बजे वाली जो क्लास होगी उसमें मैं तत्सम और तद्भव को बड़े विस्तार से समझाऊंगा। इस समय जो क्लास चलती है 7 बजे, वो तो किससे संबंधित होती है, इस समय जो क्लास होती है वो तो होती है व्याख्यात्मक रूप से, टॉपिक वाइज होती है। 9 बजे जो अभी रात को क्लास चलेगी वो प्रश्नोत्तरी की होती है। उस प्रश्नोत्तरी में तत्सम तद्भव से संबंधित खूब सारे उदाहरण वहां देते हैं, ध्यान से समझना हुआ, ठीक है ना। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो बात हुई ड और डा के पहचान की। अब बात करेंगे रा के रूप। अब किसकी बात करेंगे, रा के रूप की बात करेंगे। यहां ध्यान रखना रा के रूप कितने होते हैं, क्योंकि आपने रा बहुत पढ़े हैं, लेकिन रा होते कौन कौन से हैं यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बीपी सिंह टाइगर भरतपुर गाड़, अब गाड़ के लिए डै के नीचे बिंदी आ रही है का, नहीं आ रही, तो जाहिर सी बात है यहां आर नहीं डी आता है गाड़ में, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो रै के रूप, रै के कितने रूप होते हैं इसको बड़े ध्यान से समझना। रै के जो रूप होते हैं वो कितने रूप होते हैं, 1 2 3 4। एक तो कौन सा रै होता है, ये वाला रै होता है। रै के जो रूप होते हैं वो कितने रूप होते हैं बहुत ध्यान से समझना। एक तो कौन सा रै होता है, ये वाला। एक रै कौन सा होता है, ये वाला। एक रै कौन सा होता है, ये। और एक कौन सा होता है, ये होता है। अब यहां पर आपको बहुत सारी बातें बहुत ध्यान से समझनी है। हमने रै कितने लिख दिए, कितने रै लिखे हैं यहां पर, हमने यहां पर रै लिखे हैं 4। 4 रै कौन कौन से लिखे हैं ये आपको विशेष ध्यान रखने हैं, इनको ध्यान से समझना है। रै के रूप आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखो, एक तो कौन सा होता है, ऐसे जो लगाते हैं ये रै नहीं होता, ये री होती है। ये रै नहीं होता, ये री होती है। जैसे मैंने लिखा, एक तो लिखा ग्रह और एक क्या लिखा, गिरह लिखा, तो ये तो री है और ये क्या है, रै। तो इसको रै समझने की गलती मत कर देना, ये री होती है। ये ग्रह क्या होता है, ग्रह नक्षत्र, ये ग्रह घर होता है। गिरह और ग्रह, गिरह और ग्रह, तो ये ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। अब एक तो, अब एकमात्र यही रै ऐसा होता है जो कैसा होता है, अधूरा होता है। गलत लिखा है मानव जी आपने, गिरह गलत लिख दिया, ये नहीं होता है जो आपने लिखा है, री नहीं आती, ध्यान रखना। एकमात्र यही रै ऐसा होता है जो अधूरा होता है, बाकी सभी रै कैसे होते हैं, पूरे होते हैं। ये कैसा रै है, अधूरा, और अधूरा रै कहां जाता है, ऊपर।
एकमात्र यही रह ऐसा होता है जो ऊपर लगता है, बाकी सब कहां रहते हैं? नीचे। अब समझिए, जो अधूरा होता है वही ऊपर दिखता है, जो झुक के चलता है वो पूरा होता है। जब पेड़ पर फल लगते हैं तो वो झुक जाता है, जब उसके पास कुछ नहीं होता तो वो ऊंचा होता है। जो झुक के चल रहा है इसका मतलब वो बहुत ज्ञानी है, और जो ऊपर होके और जो ज्यादा सीना तान के चलता है, समझ लेना वो अधूरा है। इस बात का ध्यान रखना। तो यही एकमात्र ऐसा है अधूरा है, बाकी सब कैसे होते हैं? पूरे होते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे? ध्यान देना। जैसे मैंने यहां पर लिखा राम है, रहीम है, रमेश है। अब इनमें रह कैसा आ रहा है? पूरा रह आ रहा है। हाँ बिल्कुल मानव कथरिया जी, आपने कल 5 बताए थे और मैंने कहा भी था कि 5 नहीं 4 होंगे। आपने री को जोड़ लिया होगा, कल ही बताया था ना कि आपने री को भी जोड़ लिया होगा जो नहीं जोड़नी थी, ठीक है ना। काशीराम कासवान जी, श्रृंगार गलत लिख रखा है आपने। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। र और री एक साथ कैसे जोड़ सकते हो? गलत है। श्रृंगार शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, और इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, तो इससे घबरा मत जाना, ये भी सही है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसमें ध्यान देना। अब यहां तो ये राम है, रहीम है, रमेश है, इनमें रह कैसा आ रहा है? पूरा आ रहा है। अब आगे समझो, ये जैसे मैंने यहां लिखा कर्म है, धर्म है, मर्म है, चर्म है। अब ये जो रह आ रहा है ये कैसा रह है? अधूरा रह है। और अधूरा रह कहां आता है? ऊपर आता है। जहां बोला जाता है उससे अगले वर्ण पर लिखा जाता है। तो देखो, जैसे हम लिखते हैं आशीर्वाद, तो आशीर्वाद किसके बाद बोला जा रहा है? सी के, तो अगले वर्ण पर लगेगा, और अगला वर्ण क्या है? वह है, तो इसको यहां लिखा जाएगा आशीर्वाद, ठीक है ना। ध्यान रखना। आगे समझिए, इसमें कर्म है, धर्म है, मर्म है, चर्म है, आशीर्वाद है। इन सब में रह कैसा आ रहा है? अधूरा रह आ रहा है। आगे देखिए, इसमें लिखा मैंने किरम है, भ्रम है, ग्रह है, क्रम है, भ्रम है, ग्रह है। ये किसका बोध करा रहे हैं? बिल्कुल प्रकार भी इसमें आ जाएगा। प्रकार है, प्रसार है, ये सब में कैसा रह है? पूरा रह है। ये रह कैसा है? पूरा रह है, जो नीचे लगता है। तो इसमें कौन सा रह हो गया? ये। अब इस रह को भी ध्यान से समझना। ये जो चौथा रह है ये तीसरा ही रह होता है। चौथा जो रह है वो तीसरा ही होता है, लेकिन इसका रूप ऐसा कैसे हो गया? ध्यान से समझना, इसका बहुत जरूरी है। हंसा सैनी जी, एक बार सर्च कराता हूं ऐसे कैसे हो सकता है। कल वाली क्लास यूट्यूब पर नहीं हो, अवश्य होगी, फिर भी मैं एक बार सर्च कराऊंगा, ठीक है ना। यातिन तिवारी जी, आपके कमेंट शो हो रहे, आप तो कमेंट करिए बस। देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए, ये जो चौथा रह है यही होता है, लेकिन इसका रूप ऐसा कैसे हो गया? चौथा तीसरा वाला रह चौथा वाले रह जैसा क्यों हो गया? यहां पर समझना ध्यान से। जो गोल पैंदे वाले वर्ण होते हैं, गोल पैंदे वाले जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ट वर्ग के। ट है, ठ है, ड है, ढ है। अब इनमें इनका जो पैंदा है वो कैसा है? गोल है। बाकी सब में पैंदा गोल है क्या? नहीं, सब में खड़ी पाई है, लेकिन इनमें खड़ी पाई नहीं होती, गोल पैंदा होता है। अब देखो यहां क है, अब इसमें क तो अधूरा है, र पूरा है। ऊपर वाला हमेशा अधूरा, नीचे वाला पूरा होता है। क अधूरा है, र पूरा है। यहां भ अधूरा है, र पूरा है। ग अधूरा है, र पूरा है। प अधूरा है, र पूरा है। प अधूरा, र पूरा है। अब यहां देखिए, गोल पैंदे वाला वर्ण नहीं है क्या? ये इसका पैंदा कैसा है? गोल। इसका पैंदा भी कैसा है? गोल। इसका पैंदा भी कैसा है? गोल। और इसका पैंदा भी कैसा है? गोल। गोल पैंदे वाले वर्णों में जब हम ये तीसरा रह जोड़ेंगे, तो ये इसमें जब तीसरा रह जोड़ेंगे तो ये अधूरा होना चाहिए, वो पूरा होगा।
तो दोनों एक साथ पूरे हो सकते हैं क्या? नहीं, एक अधूरा एक पूरा। मान लो मैंने यहां पर इसको ऐसे लिखा द द, तो इसमें द तो कैसा है? अधूरा, और द कैसा है? पूरा है। तो ऊपर वाला अधूरा, नीचे वाला पूरा होता है। अब इस ट में मुझे तीसरा र जोड़ना है, तो इस ट को पहले हलंत करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? पहले इसको हलंत करना पड़ेगा। अब हलंत कर दिया इसको, हलंत किस तरफ लगता है? सीधे हाथ की तरफ, दाईं हाथ की तरफ, और रे किधर लगता है? उल्टे हाथ की तरफ या बाईं हाथ की तरफ। तो ये तो मैंने इसमें क्या जोड़ा? हलंत, और इधर इसमें क्या जोड़ दिया? रे तीसरा। जब ये दोनों मिले तो इनका रूप कैसा हो गया? चौथे जैसा हो गया। इनका रूप कैसा हो गया? चौथे वर्ण जैसा हो गया। क्यों हुआ? कारण क्या है इसका? इसका मुख्य कारण है क्योंकि जब गोल पैंदे वाले वर्ण आ जाए तो उनको हलंत किया जाता है। गोल पैंदे वाले वर्ण आ जाते हैं तो उनको हलंत किया जाता है। हलंत के साथ तीसरा र जोड़ा जाता है। हलंत और तीसरा र जुड़ के कैसे रूप धारण कर लेते हैं? चौथे जैसा। अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं रहे, अगर आपको ये ऐसे ध्यान नहीं रहे, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूं, ध्यान से समझना। आप कभी किसी शादी में गए होंगे, शादी में गए होंगे तो आपने कोई स्टेज सजती देखी होगी, जहां पर वर वधू को माला पहनाता है और वधू वर को माला पहनाती है। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं इससे जोड़ के, जिससे कि आपको यह ध्यान रहे। वर वधू को माला पहनाता है और वधू वर को माला पहनाती है। जब वधू वर को माला पहना देती है, फिर वर वधू को माला पहनाते समय सोचता है कि ये वही लड़की है क्या जिससे मेरी सगाई हुई है? ये वही लड़की है क्या जिससे मेरी सगाई हुई थी? उसको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि शादी के समय पे आपको अच्छे से पता है, जो लड़की होती है वो ब्यूटी पार्लर पे जाके ऐसे सज के आ जाती है कि खुद जिसका पति होता है, जो उसको माला पहनाने वाला होता है, वो ही नहीं पहचान पाता। क्योंकि क्या करके आ जाती है? पूरे चेहरे का हुलिया ही बदल के आ जाती है। अब लड़की बदली है या उसका हुलिया? क्या बदला है? उसका हुलिया। ब्यूटी पार्लर पे जाके उसका हुलिया बदल गया, लेकिन लड़की नहीं बदली। तो यहां पर रे का रूप ही तो बदला है, रे नहीं बदला। रे तो तीसरा ही है, लेकिन उसका रूप बदल गया। तो लड़की तो वही है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। बदलाव सिर्फ किस में हुआ है? रूप में हुआ है, लड़की में नहीं हुआ। उसी प्रकार यहां बदलाव किस में हुआ है? रूप में हुआ है या लड़की में? यहां पर वर्ण में बदलाव हुआ है या रूप में? रे तो तीसरा ही है, बस इसका रूप ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसके साथ में हलंत का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया? हलंत का प्रयोग कर दिया, इस वजह से। तो ध्यान रखना, जो ये चौथा रे है ये तीसरा ही होता है, हलंत के साथ जुड़ के इसका रूप ऐसा हो जाता है। तो देखो, मैंने जैसे ट है, अब ऐसे इसी प्रकार मान लो ड है। अब ड में मुझे ये तीसरा रे जोड़ना है, तो इसमें कोई खड़ी पाई है क्या? नहीं है। सन्यासी का सम प्लस न्यासी होता है, सम प्लस न्यासी सन्यासी। हाँ देखो कितनी अच्छी बात कही है, कालिया से आलिया बन जाती है, बिल्कुल बिल्कुल ही रूप बदल जाता है। देखो अब इनमें खड़ी पाई है तो इसमें रह यहां जुड़ गया। अब इनमें खड़ी पाई नहीं है तो इनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? हलंत का। अब मैंने इसमें हलंत लगा दिया, अब इसमें मुझे कौन सा रे जोड़ना है? तीसरा। तो तीसरा रे ऐसे जुड़ गया। अब ये तीसरा रे ने किसका रूप धारण कर लिया? चौथे का। तो रे नहीं बदला, रे का रूप बदला है। रे तो तीसरा ही है, हलंत के साथ जुड़ के उसका रूप बदल गया, रे वही है। जैसे लड़की नहीं बदली, बस उसका रूप बदला था। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, अच्छे से पता होना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल। तो ये आपको पता होना। तो अब आपसे पूछे कि रा के कुल कितने रूप होते हैं? 4। सिर्फ पूछे रे के रूप तो 3 है, लेकिन चौथा रूप किसके कारण बदला है? रे के कारण। तो रे के कुल कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। विशेष ध्यान रखना इसका, अब नहीं भूलोगे। तो अब मैं यहां पर कुछ उदाहरण इसके लिख रहा हूं जिनका आपको ध्यान देना है। तो एकमात्र यही रे ऐसा है जो अधूरा है, बाकी सब कैसे हैं?
पूरे होते हैं। तो अब यहां पर समझना, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ट्रक है, अब टै में हम क्या जोड़ेंगे, हलंत। अब इसमें कौन सा रह जोड़ेंगे, तीसरा, तो ये क्या हो गया, ट्रक हो गया। डै में हलंत जोड़ के रह जोड़ा, ड्रम हो गया, राष्ट्र हो गया। तो ट्रक है, ड्रम है, राष्ट्र है, इनमें कौन सा रह आ रहा है, तीसरा ही है, रूप बदल गया बस उसका, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, समझ में आ गया नहीं आया, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या बोध करा रहा है, ये तीसरे रह का बस रूप बदल रहा है। तो हाँ बिल्कुल, ट्रेलर आ जाएगा इसमें, ये सब बिल्कुल इसी में आते हैं। तो ट्रक है, ड्रम है, राष्ट्र है, ट्रेलर है, ये सब इसी में आएंगे। ये बात आपको अच्छे से, बिल्कुल क्यों नहीं, आरएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो रह के कितने रूप हो गए, रह के कुल रूप कितने होंगे, 4, ठीक है ना, अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार दोबारा से लिखिए, आपने कुछ लिखा था गढ़ और कच्ची घड़ी को दोबारा से समझा दीजिए, क्या कमेंट था, एक बार दोबारा करो, ठीक है ना, समझ लेना इसको। बिल्कुल, ड्राइवर है, ट्रेन है, इसी में आएंगे। जैसे ट्रेन है, ड्राइवर है, तो ये सब किस में आते हैं, इसी में आ जाते हैं, अंग्रेजी भाषा के हैं, ठीक है ना। तो इनका भी आपको विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल। समझिए इसको, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए, लो स्क्रीनशॉट लीजिए। किरण सामोता जी कह रही हैं कि सर क्या लड़के मेकअप नहीं करते क्या, सिर्फ लड़कियां ही करती हैं क्या। बिल्कुल, स्टेनोग्राफर के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है किरण जी, सभी करते हैं। एक ही बात है, मैंने नाम आपका ले लिया, लड़के कम करते हैं, लड़कियां ज्यादा करती हैं, इसलिए लड़कों के नाम मैंने लड़कियों का लिया है, ठीक है ना। ले लो बिल्कुल, जसराज सुथार जी बिल्कुल ले सकते हो। अब इसमें एक मैं प्रश्न बताऊंगा बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से समझना। देखो, निम्न लिखित में से स्वर रहित रा का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। निम्नलिखित में से स्वर रहित रे का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। एक विकल्प पहला लिखा मैंने इसमें गिरह, दूसरा विकल्प लिख दिया मैंने गिरह, तीसरा विकल्प लिख दिया यहां अंतर्देशीय, और चौथा विकल्प लिख दिया अंतर्देशीय। अब यहां पे आपको कई बातें ध्यान से समझनी है, ध्यान रखना इसका। बिल्कुल, लव पटेल आर्मी जी क्यों नहीं, है बिल्कुल उपयोगी है। एक बार कमेंट दिखाया जाए टारगेट जीके की, लेकिन सर कैचट है तपे के बाद यदि पंचमण हो तो वह अंग या अणे न में हो जाता है, लेकिन सम प्लस न्यासी नहीं होता, सत प्लस यानी होना चाहिए, तो बल कंफ्यूजन दूर करो। बिल्कुल समझो इसको, ध्यान से समझो। आपने पूछा है सन्यासी, ध्यान देना इसको, सन्यासी। अब सन्यासी कैसे बनाए, यहां ध्यान देना। सम धन न्यासी, नियम होता है संधि का। यदि मैं के बाद में का से लेके भा तक का वर्ण आ जाए, मैं और न को छोड़कर, तो मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। और यदि मैं के बाद में मैं या न वर्ण आ जाए, तो मैं का अगले वर्ण जैसा रूप हो रहा है। तो यदि मैं के बाद में न आ रहा है, तो मैं का न हो जाएगा।
यदि मैं के बाद में मैं आ रहा होता तो मैं का मैं हो जाता। जैसे सम धन मान सम्मान, सम धन मोहन सम्मोहन, सम धन निकट सन्निकट, सम धन न्यासी सन्यासी। तो ये बात ध्यान रखना कि यदि मां के बाद में का से लेके बा तक का कोई वर्ण आ जाए, लेकिन मैं या ना को छोड़कर, मैं तो हट ही गया, बह लिखता मैंने, और न को हटा दो, तो यदि मां के बाद क्या नहीं आना चाहिए, मैं या न नहीं आना चाहिए, बाकी के का से बा तक के वर्ण आते हैं, तो मां का क्या हो जाता है, मां का अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों हो जाता है। यदि मां के बाद में मां या ना ही आ जाए तो मां का अगले वर्ण जैसा रूप हो जाता है। तो सम धन निहित सन्निहित हो गया, क्योंकि मां के बाद में ना आने पर ना हो गया। इस प्रकार से सम धन न्यासी सन्यासी बनेगा। विशेष ध्यान रखना इस बात का। तो देखिए यहां पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से स्वर रहित रा का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। स्वर रहित रा का प्रयोग किस में हुआ है, तो विशेष ध्यान रखो, यहां पर रह पूरा है नहीं है, पूरा है। यहां पर क्या आ रही है, री। अब मैं इनको पूरा तोड़ के लिख रहा हूं। ग अधूरा कर दिया, ग में से क्या निकला, र अधूरा करा तो इसमें से क्या आया, ए। इसका मतलब ग्रह में र कैसा है, पूरा है, र कैसा है, पूरा है। अब इस ग्रह में ग अधूरा कर दिया, इसमें क्या आ रही है, री आ रही है। अंतरदेशीय में देखो यहां पर अंतर, र कैसा है, हलंत है, और इसके बाद में क्या आ रहा है, तो र हलंत आ रहा है यहां पर, और यहां पर र कैसा आ रहा है, पूरा आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, विकल्प सी होगा। कौन सा होगा, विकल्प सी। अरे अधूरा रह ही तो ऊपर जाता है, तो विकल्प सी होगा, क्योंकि अधूरा रह यहां आ रहा है। अब दोनों का अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों शुद्ध हैं, अंतर्देशीय अंतर्देशीय। एक का अर्थ क्या होता है, इसमें अधूरा है, यदि मैं मेरे देश में ही घूमा हूं इसका मतलब अधूरा हूं, और मैं सभी देशों में घूम लिया तो मैं कैसा हो गया, पूरा हो गया। तो एक मत देखिए यहां पर, इस अंतरदेशीय का अर्थ होता है देश के भीतर, और इस अंतरदेशीय का अर्थ होता है देशों के बीच। मैं मेरे देश में ही घूमा हूं इसका मतलब अधूरा हूं। अधूरे का अर्थ क्या होगा, अधूरे का अर्थ क्या होगा, देश के भीतर, और पूरा हो गया तो देशों के बीच होगा। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से सही उत्तर इसका विकल्प तीसरा होगा। यहां रह पूरा था, यहां री आ रही है, यहां रह अधूरा है और वहां पूरा है। तो अधूरा रह किसमें है, विकल्प तीसरे में है। ध्यान रखना, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। सन्निध नहीं होता, सन्निधि होगा या सानिध्य होगा। सही शुद्ध शब्द लिखा करो, अधूरे शब्द मत भेजा करो। सन्निध नहीं होता, सानिध्य होगा या सन्निधि होगा। सम प्लस निधि सन्निधि होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है ना। अब ध्यान दो आज के होमवर्क के बारे में। आज का जो आपका होमवर्क है, आज का जो गृह कार्य है, उसको ध्यान से समझो। हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय भाग 8 के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है उत्क्षिप्त वर्णों को समझाएं। दूसरा है उत्क्षिप्त वर्णों के अन्य नाम बताएं। तीसरा है र के कुल कितने रूप होते हैं। र और री के अंतर को स्पष्ट करें। स्वर रहित र का प्रयोग स्पष्ट करें। ये कल आपका होमवर्क है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अभी रात को 9 बजे फिर मिलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तो सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और सुनिए, बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बात है। अभी अद्भुत प्रश्नोत्तरी चल रही है। अभी जो अद्भुत प्रश्नोत्तरी चल रही है 7:30 बजे, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। नवीन पंकज सर उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान को बता रहे हैं। और इसके अलावा कल ध्यान रखना, कल करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स जीके की ताबड़तोड़ रिवीजन क्लास चलेगी रात को 9 बजे। कल 9 बजे
स्टैटिस्टिक्स जीके और करंट अफेयर की जो ताबड़तोड़ क्लास है, लेना मत भूलना। संपूर्ण जीके का आपको अनुभव होगा, जितनी भी आपकी करंट अफेयर से स्टैटिस्टिक्स जीके है उसका आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। 9 बजे वाली क्लास अटेंड करना मत भूलना। कल 9 बजे क्लास आपकी कुमार भाई लेंगे, जिसको बहुत ध्यान से पेन कॉपी लेके बैठना, बड़े ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से सुनना। तो धन्यवाद, नमस्कार।